नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज और हाजिर हूं तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तो बड़े हेडलाइंस के बाद बात करेंगे देहरादून और उत्तराखंड के तमाम खबरों की। उत्तराखंड प्राइम में देहरादून से एक बड़ी खबर है, धामी कैबिनेट की बैठक समेत कई एजेंडे यहां लाए जाएंगे। तो शाम 4 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। देहरादून में सचिवालय में यह बैठक होगी और सीएम धामी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। दिल्ली प्रवास पर थे वो और कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा पीएम से भी मुलाकात उन्होंने की है और अब वापस देहरादून पहुंचेंगे तो देहरादून में उनकी बैठक होगी और ये कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट और पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पवन, क्या क्या चीजें आ सकती है? ऋषिकेश नगर निगम के विस्तार की बात तो सामने, और इसके अलावा और कौन कौन से एजेंडे आएंगे कैबिनेट में जिस पर चर्चा संभव और जिस पर मुहर भी संभव? बिल्कुल पंकज, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में आज मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। समय का 4 बजे का समय जिसके लिए निर्धारित किया गया है। इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे आज की कैबिनेट में आ सकते हैं और तमाम ऐसे मुद्दे भी होंगे जिन पर आज की कैबिनेट में चर्चा भी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आज की ये महत्वपूर्ण बैठक है। इस महत्वपूर्ण बैठक में तमाम फैसलों पर आज मुहर लगेगी सरकार की और सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाने हैं उन पर चर्चा होगी, जिसमें मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो उसमें नगर निगम ऋषिकेश के विस्तारीकरण से संबंधित मुद्दों पर मुहर लग सकती है और इसके साथ ही जो अन्य चाहे आपदा से संबंधित मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे हैं, तमाम अन्य प्राधिकरण से संबंधित मुद्दे हैं, तो इन पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही जो पिछली बार की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, जिसमें सीएसआर को लेकर के जो सीआर अधिकारियों की सीआर लिखने को लेकर के कुछ मंत्रियों के द्वारा ये सवाल उठाए गए थे, जिस पर चर्चा हुई थी कैबिनेट में कि ये अधिकारियों की सीआर लिखने का जो अधिकार है वो मंत्रियों को दिया जाए ताकि अधिकारियों पर लगाम लग सके और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो सके, अधिकारी जिम्मेदार पूर्ण रवैये से विकास के कार्यों को अंजाम दे सके, जिस पर भी आज चर्चा हो सकती है। क्योंकि इतना संभव नहीं है कि आज इतनी जल्दी इस अहम मुद्दे पर फैसला हो, लेकिन इस पर एक बार चर्चा जरूर आज हो सकती है। तो आज की कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, लगभग 1 दर्जन फैसले आज की कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचने वाले हैं और वो यहाँ पहुंचने के बाद ही वो तमाम फैसले लिए जाएंगे। और आज जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का जो वीडियो कल से वायरल हो रहा था, उस पर भी आज मुख्यमंत्री कुछ न कुछ अहम निर्णय ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए, आज कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और 4 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। सीएम धामी अध्यक्षता करेंगे। फिलहाल इंतजार रहेगा कि किन किन विभागों से कौन कौन से प्रस्ताव यहां गए हैं और किस किस पर चर्चा हो जाती है और किस पर मुहर लग जाती है। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, जोशीमठ को लेकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होने वाली है। को भी संभवतः इसमें शामिल किया जा सकता है इस बैठक में। और पंकज वानखेड़े हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पंकज, इस बैठक से जुड़ी क्या नई जानकारी, क्या अपडेट इस पर? देखिए, कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में तमाम इस मुद्दों को लेकर चर्चा हो, खासकर जोशीमठ को लेकर। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एनडीएमए के अपर सचिव जी की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में पीडीएलए और वैज्ञानिक संस्थाओं के तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो इस बैठक में रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में बुलाया गया है और उत्तराखंड की तरफ से जो सचिव हैं आपदा प्रबंधन के, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम जोशीमठ में जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर जो विस्तृत रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी। तो पंकज, आज जो क्या राहत पैकेज को लेकर भी कोई अनुशंसा होगी या फिर मैच ये मंथन होगा? बिल्कुल बेशक, देखिए जो क्षति पहुंची है और
इसके अलावा जो भी और भी इन फ्यूचर जिस तरह से प्रेडिक्शन रहेगा उसके हिसाब से भी कुछ राहत पैकेज का भी चर्चा हो सकता है और उसके ऊपर भी मंथन किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक है, जिसमें उसके अपर सचिव मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पीडीएनए यानी कि पोस्ट डिजास्टर्स नीड्स असेसमेंट की टीम के लोग भी मौजूद होंगे। कई विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भी मौजूद रहेंगे यहाँ पर, और उत्तराखंड से भी कई संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ये बैठक होगी। इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से हम जोशीमठ को पुनर्वासित करें, कैसे इसको रिस्टोर करें और तकनीकों का इस्तेमाल करें, या फिर सामान्य जो परंपरागत तरीके से पहाड़ों में चीज़ें होती रही उसी का इस्तेमाल करते हुए ही वापस इसे बसाया जाए। हालांकि ये साफ है कि यहाँ के जो लोग इस वक्त प्रभावित हुए हैं, तो करीब ऐसे 350 से 400 परिवार हैं, उन्हें दोबारा से पुनर्वासित करना ही होगा। तो केदारनाथ में आज भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए एक दिन के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। आज कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा। बीते दिनों जो यात्री केदारनाथ गए हैं वे दर्शन कर वापस लौट आएंगे। केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने देने का निर्देश दे रखा है। डीजीपी ने कहा कि मौसम सामान्य होने पर ही यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। तो देखिए, बर्फबारी की वजह से इस वक्त आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है यात्रियों को। हालांकि जो लोग आगे बढ़े हुए आगे गए हुए हैं वो वापस जरूर आ जाएंगे, लेकिन जो नए यात्री हैं उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और जब तक मौसम विभाग की ओर से कोई नई जानकारी नहीं सामने आ जाती है मौसम से जुड़ी हुई, या फिर जब तक बर्फबारी नहीं रुकती है, तब तक अब आगे लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, यात्रियों को। तो स्थिति का जायजा लेने के लिए डीजीपी खुद यहां पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर दिशा निर्देश दिए। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम का पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करे। ये सभी से हमारा अनुरोध है। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल हो। अपना इक्विपमेंट नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी न हो। पुनः मैं सभी से अपील करता हूँ कि आपकी केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड पुलिस सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, सुरक्षित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, किंतु साथ में सावधानी पूरी जरूर बरतें, क्योंकि आप एक अलग तरह की हाइट पे आ रहे हैं, 11,000 फीट पे आ रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ मौसम बदला हुआ होता है, तो कृपया करके अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक। और सहयोगी पवन दीक्षित इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे। पवन, निश्चित तौर पर ये बर्फबारी जो है ये कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा पर ब्रेक लगा रही है। फिलहाल की ताजा स्थिति क्या है? क्या मौसम विभाग की ओर से कोई इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई है? बिल्कुल पंकज, क्योंकि लगातार जब से कपाट खुले हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ के और चारों धामों के, तो तब से लेकर के अब तक लगातार वहां पर प्रतिदिन बारिश हो रही है और बर्फबारी भी हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश हो रही है और पहाड़ों पर जो ज्यादा ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं चार धाम की जो यात्रा करना चाहते हैं वो बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख भी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए पहले भी मौसम विभाग के द्वारा ये चेतावनी दी गई थी। 3 तारीख, पहले 1 तारीख की गई थी, फिर 3 तारीख की गई और अब लेटेस्ट जो जानकारी है मौसम विभाग के अनुसार इसको 6 तारीख तक किया गया है। 6 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिस पर मौसम विभाग के साथ साथ आपदा विभाग है, पुलिस है, प्रशासन है और सरकार है, सभी की नजर बनी हुई है कि किसी भी प्रकार की कहीं पर भी कोई भी अगर विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा।
यही वजह है कि कल डीजीपी अशोक कुमार भी केदारनाथ धाम में वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और मौसम के अलर्ट को देखते हुए मौसम के पिछले कई दिनों से जो खतरनाक मौसम का जो मिजाज है उसको देखते हुए आज के दिन के लिए अभी आज यात्रा स्थगित की गई थी। हालांकि इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। सभी श्रद्धालुओं से अपील भी जारी की गई थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये अपील की थी, कोई भी श्रद्धालु अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मौसम का जायजा लेने के बाद ही यात्रा का रुख करे, क्योंकि जो केदारनाथ धाम है या यमुनोत्री धाम है वहां पर काफी ऊंचाई है और ऐसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में जैसे ही अचानक आप समतल से या मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जब जाते हैं वहां पर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और मौसम में भी अचानक परिवर्तन आ जाता है। ऐसे में तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो भी उत्पन्न होती हैं और ऐसे में जो भी लोग बीमार हैं, पहले से जो बीमारी से ग्रसित हैं, जिन बीमारियों से, उससे संबंधित अपनी दवाइयां भी साथ लेकर के चलें और जो गाइडलाइन है उसका भली भांति पालन करें और सरकार और प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो अनुरोध किया जा रहा है उसका अक्षर से पालन किया जाए ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु के साथ अनहोनी न हो। जब बाकी तीनों अगर धामों की बात करें तो वहां पर स्थिति फिलहाल क्या है? क्या वहां पर यात्रा सुचारू तरीके से चल रही या फिर वहां भी कुछ न कुछ प्रतिबंध आंशिक या अस्थायी कुछ ऐसी रोक वगैरह लगी हुई है? बिल्कुल पंकज, क्योंकि अपील हर जगह के लिए की जा रही है, क्योंकि लगातार मौसम कई दिनों से देख रहे हैं कि जहां मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश, राजधानी देहरादून में इस वक्त हम हैं, यहाँ पे अभी कई 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लोगों का जीना दूभर है और उसके साथ साथ टेम्परेचर में काफी गिरावट हो गई है। इस वक्त मई का महीना है और इस मौसम में जहां कड़ाके की धूप और गर्मी से लोग त्रस्त होते थे, इस बार का मौसम ऐसा है कि लोग रजाइयां ओढ़ रहे हैं और स्वेटर पहन करके सड़कों पर लोग दिखाई भी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब राजधानी देहरादून का हाल ये है, हरिद्वार का हाल ये है, तो केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री और बद्रीनाथ का हाल इससे और ज्यादा कई गुना विपरीत होगा। तो ऐसे में आंशिक रूप से सभी से ये प्रार्थना की गई है, ये अपील की गई है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि कोई भी श्रद्धालु अपनी यात्रा यदि पोस्टपोन कर सकता है, अभी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकता है, तो उनके लिए भी अच्छा होगा और प्रशासन के लिए भी चुनौती बिल्कुल बिल्कुल। पवन, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। पवन, हमें और एक और अगली खबर पर आगे बढ़ना है, उस पर भी आपसे जानकारी चाहिए होगी, तो इसके लिए शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इस बीच एक जानकारी केदारनाथ से, एक और केदारनाथ हेली सेवा के लिए तीसरे चरण की बुकिंग आज से शुरू कर दी गई है। 8 से 10 मई तक के लिए टिकट बुकिंग सेवा शुरू की गई है। IRCTC की वेबसाइट पर इस बात की जानकारी दी गई है और इसके मुताबिक बुकिंग दोपहर 12 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। IRCTC ने अंतिम समय पर निरस्त होने वाले टिकटों के लिए उपलब्ध होने वाली सीटों के लिए भी यात्रियों से वेबसाइट पर नजर रखने को कहा है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर 26 फर्जी कंपनियों की लिस्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने को भी कहा है। केदारनाथ, तो देखिए एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है और पवन हमारे साथ जुड़ गए। पवन, मतलब कि क्या फर्जीवाड़ा भी हो रहा है यहाँ पर हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवाओं में? बिल्कुल पंकज, ये फर्जीवाड़ा की जो खबरें हैं, जो हेली सेवा बुकिंग की जो टिकट बिक्री की जो खबरें हैं, जिसमें धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करके और ब्लैकमेलिंग का जो बातें हैं, वो पहले भी खबरें आती रही हैं। इससे पहले भी जब पूर्व में भी कई वर्षों से जब हेली सेवा की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक इस पे हम हमेशा, हर सरकार किसी की भी रही हो, सभी सरकारों ने प्रतिबंध लगाने की पूर्ण रूप से कोशिश भी की है और लगातार एडवाइजरी भी जारी की गई, तमाम लोगों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन जो चौलिए हैं, जो ब्लैकमेलर हैं टिकटों के, वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं, जिस पर कई जगह इस तरह की घटनाएं भी और इस तरह की खबरें भी सामने आई है, उसकी पुष्टि भी हुई है, कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन इस बार भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है। लेकिन अभी मौसम खराब होने के कारण कई दिनों से हेली सेवा बाधित हुई है और उससे पहले बुकिंग की संख्या ज्यादा देखते हुए यूकाडा ने और उड्डयन विभाग के द्वारा इस पर रोक भी लगा दी गई थी और अभी आज से इस साइट को फिर से 10 तारीख तक के लिए फिर खोला गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितनी रुचि के साथ अन्य लोग भी अब हेली सेवा का इस्तेमाल करते हैं और उस पर अपनी बुकिंग कराते हैं। हालांकि इस बार और ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था करने के उद्देश्य से
सरकार के द्वारा IRCTC से अनुबंध किया गया है। अब IRCTC की ही साइट से जो हेली सेवा का उपयोग करते हुए केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग अब IRCTC से ही अपनी बुकिंग कराएंगे। इसके साथ साथ एक ऑफलाइन प्रक्रिया भी अभी चालू है, लेकिन ऑफलाइन प्रक्रिया में ही सबसे ज्यादा धोखाधड़ी होने का मामले हैं वो सामने आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो देखिए, जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, सिर्फ IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही हेलीकॉप्टर सेवाओं का इस्तेमाल करें। हेली सेवा का इस्तेमाल आपको करना है, आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ IRCTC की वेबसाइट के जरिए अपने टिकटों की बुकिंग करें। दूसरी साइटों का इस्तेमाल आप ना करें, वरना आपसे वहां पर फर्जीवाड़ा हो सकता है कि कम दर पर आपको वहां पर टिकटों को दिखाकर आपसे पैसे हट लिए जाए और फिर वो ऐसी कोई कंपनी उपलब्ध ही ना हो। तो इससे आपको बचना है, सिर्फ IRCTC की वेबसाइट के जरिए आप। उधर देवरिया धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी पुस्तक विमोचन के दौरान कहा कि अधिकारियों की वजह से कोई काम नहीं हो पाता है और राज्य बनने के 23 साल बाद भी अधिकारियों पर अंकुश नहीं लग पाया है। अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, राज्य में एक वर्क कल्चर लागू होना चाहिए। यदि धरातल पर कुछ भी घटित होता है तो सबसे पहले अधिकारी उन व्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी बेलगाम और अभी हाल ही में हरीश रावत जी का भी एक बयान आया था उनकी किताब के विमोचन के अवसर पर, और उन्होंने भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने उनको चलने नहीं दिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री इतने बड़े नेता हैं। तो ये समस्या बनी हुई है, अधिकारियों से कैसे काम लिया जाए, अधिकारियों को कैसे नियंत्रित रखा जाए और जवाबदेह बनाया जाए, एक बड़ी चुनौती पूरे उत्तराखंड में जब से राज्य बना है तब से बनी हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि इस पर संपूर्णता में विचार होना चाहिए और प्रदेश का एक माहौल बने, एक वर्क कल्चर डेवलप हो, ताकि अधिकारी अपनी जवाबदेही समझे और जनता के काम जिस प्रकार जनता चाहती है उस तरह से किए जा सके। क्योंकि जनप्रतिनिधि उनके प्रतिनिधि हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी रोज दो चार होना पड़ता है और अधिकारियों को जवाब दे। तो ये सिस्टम है और इस सिस्टम की वजह से आम लोग परेशान होते हैं। तमाम सरकारों में ये कोशिशें होती है कि ब्यूरोक्रेसी को चुस्त दुरुस्त किया जाए और बताया जाए कि आप आम जनता के लिए हैं, आप जिस सेवा में हैं वहाँ पर जनता की सेवा करनी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, आप इसी के लिए आप नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या आज भी बनी हुई है। तो लोग तमाम अधिकारियों के साथ, हालांकि ऐसा नहीं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या हमेशा से ये रही है और धामी सरकार भी इससे अछूती नहीं है। तमाम कोशिशों के बावजूद जो अफसरशाही है वो चीज़ों को आगे होने नहीं देना चाहती है, बढ़ने नहीं देती है। हर स्तर पर जो अधिकारी होते हैं, जो सरकारी बाबू होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को परेशान कर ही रहे होते हैं। तो टिहरी में ग्रामीणों को विस्थापन की मांग को लेकर THDC और पुनर्वास विभाग लगातार जानबूझकर अड़चनें डाल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण लगातार विस्थापन करने की मांग को लेकर पुनर्वास निदेशालय के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। लेकिन ग्रामीणों को आज तक विस्थापन नहीं हो पाया। विस्थापन उनका, वही ग्रामीणों ने एक बार फिर से आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए पुनर्वास निदेशक को एक जानकारी दी है। बताया है कि बांध प्रभावित संघर्ष समिति अध्यक्ष स्वर्ण सिंह राणा ने कहा कि बटकंडा, उठड़ और सिल्ला उप्पू के ग्रामीण लंबे समय से अपने परिसंपत्तियों के भुगतान की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन THDC और पुनर्वास विभाग ग्रामीणों को लगातार गुमराह करने में जुटा है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने इन गांवों के विस्थापन करने के लिए अगस्त 2021 में THDC को धनराशि भी रिलीज कर दी थी, लेकिन आज तक इन लोगों को पुनर्वास पैकेज नहीं मिल पा रहा है।
और आज चारधाम में खराब मौसम और अलर्ट के तीसरे दिन भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ धाम की यात्रा बर्फबारी और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक दिन के लिए रोकी गई है, परंतु अन्य धामों में यात्रा सुचारू है। यहां पर भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। हेली सेवा से भी तीर्थयात्री बद्रीनाथ पहुंचे। खराब मौसम और बादलों के बीच आज भी चारधाम यात्रा के हेली जोशीमठ बद्रीनाथ के आसमानों पर मंडराते देखे। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 61,000 को पार कर चुका है। खराब मौसम के बाद भी तीर्थ यात्रा सुगमता के साथ जारी है। तो केदारनाथ में हालत ज्यादा खराब है, लेकिन बद्रीनाथ और दूसरे धामों में यात्री पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और देखिए, खराब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर सेवाएं भी यहां पर जारी रखी गई हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।